वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो सेशन है वह क्वेश्चन सेशन है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्वेश्चन सेशन है, जिसका जो टाइमिंग क्लास का हुआ 8 PM है। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 8 PM आपका है। क्वेश्चन सेशन है, इसमें जो क्वेश्चन आपको अध्ययन कराई जा रही है वह है प्रीवियस ईयर जितनी भी आपको क्वेश्चन पूछी गई है पीजीटी टीजीटी में, उन सभी को हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। क्या चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। आपकी डिमांड के अनुसार आज टाइमिंग भी थोड़ा इंक्रीज किया है, और साथ में देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये होगा कि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं रहने के बावजूद भी उस चैप्टर पे आपकी पकड़ बन जाएगी, क्योंकि एक चैप्टर से आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम उसमें कवर करवाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और 40 से 50 के बाद एक्स्ट्रा होगा वह प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो उस चैप्टर का उसका भी हम लोग साथ में ही अध्ययन कर लेंगे। जिससे जिस चैप्टर का अभी अध्ययन कर रहे हैं पार्टनरशिप, क्या अध्ययन कर रहे हैं? पार्टनरशिप को हम लोग क्या अध्ययन अभी कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेंगे। लगभग इस चैप्टर को पार्टनरशिप ऑफ एडमिशन से हम लोग 40 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डीपली अध्ययन हम लोग इसमें भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से आज स्टार्ट करेंगे। 22 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिए थे। जो पार्ट 3 हम लोगों ने अध्ययन किया है, इससे पहले आज जो है वह पार्ट 4 है। इससे पहले अगर 3 वीडियो आप क्वेश्चन सेशन नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप जाके कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं पुराने पार्ट को इसका। और जो इस समय का जो टाइमिंग है क्वेश्चन सेशन वह 8 बजे है, और जो चैप्टर वाइज अध्ययन किया जा रहा है वह 5 बजे शाम को अध्ययन किया जा रहा है। सबसे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कम से कम एक क्लास में एनसीएफ के अनुसार 30 से 35 से 40 स्टूडेंट होने चाहिए। हमारे पास भी उम्मीद है कि आप लोग शेयर करके इतना स्टूडेंट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने में तब मन लगता है जब स्टूडेंट आपके पास हो, तो थोड़ा सा भी तो ध्यान दीजिए आप लोग। आपके लिए ही ये क्लास स्टार्ट की गई है, और इसे आप हल्के में ना लें। जितनी सारी क्वेश्चन है वह आपके लिए बेनिफिट ही प्राप्त कराएगी। क्या कराएगी? ये सभी क्वेश्चन आपको बेनिफिट प्रदान कराएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है। साथ में आपको जो चैप्टर वाइज अध्ययन भी आपको मैं बेसिक को लेते हुए कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको ये क्वेश्चन नंबर है 23, द फेमस केस ऑफ गार्ने वर्सेस मर्रे इन द पार्टनरशिप एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ। आपको बताना है कि गार्ने मर्रे का जो इवेंट था पार्टनरशिप में, जो केस गया था कोर्ट में, उसमें क्या डिसीजन आया था उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन ऑर्डर टू डिसाइड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात तय करने के लिए भागीदारी की स्वीकृति। और ऑप्शन बी है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, दिवालियेपन की स्थिति में भागीदारी से विघटन। और ऑप्शन नंबर सी है डेथ ऑफ पार्टनर व्हाइल द डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, मुनाफा वितरण के समय एक भागीदारी की मृत्यु। और नेक्स्ट आपका है डी ऑप्शन है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक भागीदारी की सेवानिवृत्ति। और ऑप्शन नंबर ये फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप, नई साझेदार का गठन। आपको बताना है कि जब भागीदारियों में
गार्नर बनाम मर्रे का प्रसिद्ध मामला किस स्थिति में लागू होता? तो ये लागू होता है दिवालियेपन की स्थिति में। तो दिवालियेपन की स्थिति में लागू होता है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे दिवालियेपन किस में है। तो दिवालियेपन एक स्थिति में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गार्नर बनाम मर्रे का जो केस था उसमें क्या आपको रिजल्ट आया था कोर्ट के थ्रू, वो हम लोग देख लेते हैं। साझेदारी में गार्नर एवं मर्रे के नियम साझेदारी के दिवालिया होने की स्थिति में होती है। इस स्थिति में जब कोई भी पार्टनर दिवालिया हो जाते हैं, क्या दिवालिया होते हैं, तो ये क्या होता है? इंसॉल्वेंट जब होते हैं तो इनकी जब आपका फर्म जो है, जब फर्म आपका डिजॉल्व होता है यानी विघटन होता है, तो उस समय इनका जो लायबिलिटी, यदि लायबिलिटी पे करना होता है फर्म को, तब इनका जो हिस्सा होता है, जो पार्टनर डिजोल्यूशन के समय होंगे यानी समाप्ति के समय, वो अपना हिस्सा, अपने माने प्रॉफिट के हिस्सा के अनुसार इनका जो परसेंटेज जितना भी अमाउंट है वो देंगे। यानी ओल्ड पार्टनर ए एवं बी हैं और सी इंसॉल्वेंस पार्टनर है, तो इनका जो मैंने मान लिया कि लायबिलिटी 100 रुपया है और इनका रेशियो दिया होता 2:3, तो ये 2:3 में ये लायबिलिटी पेड करेंगे। कौन पेड करेंगे? ये 100 रुपया जो पेड करेंगे ए एवं बी पेड करेंगे। यानी डिजॉल्विंग के समय जो पार्टनर रहेंगे वो अमाउंट को पे करेंगे। तो दिवालियेपन की स्थिति में भागीदारी से विघटन, तो ये ऑप्शन बी हो गया। गार्नर बनाम मर्रे का जो मामला है उसमें दिवालियेपन के बारे में कहा गया है। इस दिवालियेपन में आपको कहा गया था कि यदि जो पार्टनर दिवालिया हुए तो उनकी जो लायबिलिटी है वो कौन पे करेंगे? वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर अभी फर्म में है वो उनका लायबिलिटी पे करेंगे, अपनी पूंजी के अनुपात में पे करते हैं। पे करेंगे वो कैपिटल के अनुपात में। कौन अनुपात में पे करेंगे? जैसे कैपिटल अनुपात 3:2 है, तो कैपिटल के ही अनुपात में वो पे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गार्नर बनाम मुर्रे का सिद्धांत आप याद रखिएगा, ये दिवालियेपन की स्थिति में होती है और आपको बताया कि जो पार्टनर एग्जिस्टिंग होंगे वो इनका लायबिलिटी पे करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आउट ऑफ द फॉलोइंग ए न्यू पार्टनर्स could be admitted in the partnership with the consent of। आपको बताना कि आउट ऑफ द फॉलोइंग न्यू पार्टनर could be admitted, नया पार्टनर एडमिट हुए हैं कंसेंस ऑफ में। आपको एक साझेदार फर्म निम्नलिखित में से किस सहमति से नए साझेदार के प्रवेश लिया जा सकता है? आपको बताना है कि नए पार्टनर को किस सहमति से लिया जाएगा पार्टनरशिप में। तो ऑप्शन ए है ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान सभी साझेदारों की। ऑप्शन बी है एनी ऑफ द पार्टनर इन द फर्म के किसी भी साझेदार से। और ऑप्शन नंबर सी है मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर, साझेदारों की बहुमति से। और ऑप्शन नंबर डी है 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, यानी साझेदारों के 2/3 बहुमत की। तो इसका सही ऑप्शन आप कमेंट करेंगे। सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी वर्तमान जितनी भी साझेदार फर्म है उनकी सहमति से ही आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक भी पार्टनर आपको इनकार कर देते हैं। जैसे 3 पार्टनर आपके पास हैं और 3 पार्टनर्स में से एक जो है वह मना कर दिए, ये बोल रहे हैं कि नया पार्टनर नहीं लाएंगे, तो आप इस स्थिति में न्यू पार्टनर को इसे आप इसमें इंट्रोड्यूस पार्टनरशिप में नहीं कर सकते हैं। यानी तीनों की सहमति जरूरी होती है, यानी ऑल पार्टनर कंसर्न नेसेसरी होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए न्यू पार्टनर का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इफ द पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड चेंज इन वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक बट नॉट इन द अकाउंट द फर्म प्रिपेयर। आपको बताना है कि द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक एडमिशन के नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार
यह निर्णय करते हैं कि संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए, परंतु खातों में नहीं तो फर्म बनाती है। आपको बताना है कि लेखा पुस्तक में किया जाए किंतु अकाउंट में नहीं। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जब खातों में दिखाई ना देने के लिए हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। When the memorandum revaluation account prepare, the book value of assets and liability does not change। आप लिख सकते हैं कि आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो बुक में जो एसेट्स का वैल्यू है वह चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग जो क्या कहा, खाते में नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आप नोट में लिख सकते हैं कि वेन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, वेन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज prepared, the book value of assets and liability does not, क्या होता है, does not change। आप हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे जब मेमोरेंडम एवं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो एसेट संपत्ति एवं लायबिलिटी का मूल्य में चेंज नहीं होता है। चलिए आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। आपके सामने 26 है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे अनदर स्टूडेंट जो कॉमर्स का स्टूडेंट हैं उन्हें बेनिफिट प्राप्त हो सके, क्योंकि कॉमर्स का जो सीटें बहुत कम रहती है और मेरा उद्देश्य है कि इस बार जो भी स्टूडेंट क्लास देखें उनका सिलेक्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रूल चेंजिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको बताना है कि एक साझेदार विलेख की अनुपस्थिति के मामला में आहरण पर लगने वाले ब्याज का नियम क्या है। आपको बताना है कि साझेदारी डीड की अनुपस्थिति में जो ब्याज का नियम क्या लगता है। आपको बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए आहरण पर ब्याज के नियम, ऑप्शन नंबर नो इंटरेस्ट इज चार्जिंग, ऑप्शन नंबर बी इंटरेस्ट एट द रेट 4%, और ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 6%, और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जब तक डीड में कुछ कहा ना गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज्यूमिंग द रेट एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर ended 31 December 2016 फॉर द withdrawal of ₹2000 मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आपको बताना है ईच मंथ बिगिनिंग किया जाता है। या हिंदी वाले देखेंगे स्टूडेंट, यह मानते हुए कि 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष के प्रत्येक माह की शुरुआत में 2000 रुपये की निकासी के लिए ब्याज की वार्षिक दर 10% है। आहरण पर ब्याज की गणना करें। आपको बताना है कि आहरण पर ब्याज की गणना करें। आपने क्लास देखे होंगे तो इसका आप ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं। चलिए दिव्या आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको 10 सेकेंड हम देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, जल्दी से आप इसे बताएंगे।
चलिए आप सॉल्व किए होंगे, आपका कमेंट का हम वेट कर रहा है। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। आपका कमेंट आ गया है। टोटल ड्राइंग हम सबसे पहले निकालेंगे। 2000 रुपया ईच मंथ था, तो टोटल ड्राइंग कितना गया? 24,000 रुपया। आपको रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? 10% आपको ये रेट दिया हुआ है। इसके बाद एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड आपको बताया था निकालने के लिए। एवरेज पीरियड जब आपको ईच मंथ ऑफ बिगनिंग रहे तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6.5 मंथ आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट विड्रॉ इंटू रेट बटे 100 गुना समय बटे 12, यानी मंथ है तो इसे ईयर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। शून्य से शून्य काट देंगे, इससे ये दशमलव आपको कट जाएगा। 12 दूनी को 24, ये आ जाएगा 20। तो आपको कितना आ गया? गुना करेंगे 65 इंटू 65 इंटू 20 इज इक्वल टू 1300 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट किए होंगे तो 1300 रुपया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन है। 1300 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। चीज़ों को देख लिए कि किस तरह से निकलता है। आपको एवरेज पीरियड बताए थे। स्टार्टिंग बिगिनिंग में बोले तो 6 मंथ सॉरी, बिगिनिंग में बोलता है तो 6 मंथ लेते हैं, और मिडिल में आपको ईच मंथ में रहे तो 6 मंथ लेते हैं, और एंड में रहे तो 5.5 मंथ लेते हैं। ये एवरेज पीरियड था ईच ईयर का। आपको याद होगा क्योंकि इस पे हम डिटेल रूप से आपको बताए थे किसे आप याद रखना है, किस तरह से याद रखना है, वो भी ट्रिक आपको क्लास में भी बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको टॉनिक के रूप में ये सेशन आपको फायदा करेगा। चलिए 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म। क्या है? पार्टनर इन ए फर्म। एक्स एंड वाई है। एक्स इंटायर सैलरी आपको दिया हुआ है 2000 रुपया पर मंथ आपकी सैलरी है। टुगेदर विद द कमीशन मिलता है एक्स को 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पे इनको मिलता है। बाई इंटाइटल टू सैलरी, बाई को भी सैलरी मिलता है 5000 रुपये पर एनम, यानी ईयरली इनको 5000 रुपये मिलता है। टुगेदर विद द कमीशन इन्हें भी 10% कमीशन मिलता है। ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, इन्हें जो कमीशन मिलता है वो ध्यान दीजिएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन फॉर द ईयर, ऑल कमीशन फॉर द ईयर वाज 55,000. What will be the net amount to be distributed to the एक्स एंड वाई? आपको बताना है कि जो नेट प्रॉफिट होगा एक्स एंड वाई में किस अनुपात में कितना कितना बटेगा। यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे अब, एक्स एंड वाई एक कंपनी में, एक फर्म में जो भागीदारी है उसे एक्स कोई भी कमीशन शुल्क लेने से पहले 2000 रुपया प्रति माह वेतन के साथ शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के रूप में लेने का हकदार है। वहीं बाई सभी कमीशन शुल्क लेने के बाद ₹5000 प्रति माह वेतन के साथ शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के रूप में लेने का हकदार है। किसी प्रकार की कमीशन का शुल्क से पहले शुद्ध लाभ आपको दिया हुआ है। शुद्ध लाभ कमीशन से पहले 55,000 रुपया दिया हुआ है। एक्स एंड वाई के बीच वितरित की गई शुद्ध लाभ को बताएं।
चलिए हम आपको इसे सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे एक्स एंड वाई। पहले एक्स को हल सॉल्व करेंगे। एक्स का सॉल्व करेंगे। एक्स का बोला गया कमीशन 10% दिया जाएगा। जो कमीशन दिया जाएगा वह 10% दिया जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है? 55,000 रुपया प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कमीशन के पहले का ये जो है 55,000 रुपया। तो 55,000 का 10% दे देंगे। बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर है तो इसमें कुछ नहीं करना है, 10% इसे कमीशन हम लोग दे देते हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक्स का कमीशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ 5500 रुपया कमीशन निकल गया। अब कमीशन, ये कमीशन स्टार्टिंग में तो कमीशन दे दिया। अब कमीशन देने के बाद कितना शेष बच गया? जैसे 55,000 आपके पास है, उसमें से 5500 आपने कमीशन के रूप में एक्स को दिए। कमीशन आपको निकालना है, एक्स को दिए 5500 रुपया कमीशन। तो अब हम लोग के पास जो प्रॉफिट बच रहा, प्रॉफिट जो बचा हुआ बचा 49,500। कितना बचा? 49,500 रुपये। चलिए बाई का अब हम लोग कमीशन निकालेंगे। किनका कमीशन निकाल रहे हैं? बाई का कमीशन फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास जो प्रॉफिट आ गया था कमीशन देने के बाद एक्स को, 49,000 रुपया आपको प्रॉफिट है। कितना? 49,500 रुपया आपको प्रॉफिट अभी आपके पास जो है बचा हुआ है। इसमें जो आपको बोला गया है बाई के लिए देखेंगे सभी कमीशन शुल्क देने के बाद का हक है। एक्स को 10% जो कमीशन है सभी शुल्क देने के बाद है। यहाँ पे देखिएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, यानी आपको 10% है आफ्टर बोला गया है। यानी कमीशन, ये जो अमाउंट है इस पर कमीशन देने के बाद बोला गया। तो 1/110 लिखेंगे। जैसे देखिए 10 रुपये आपको ये क्या है? 10/100। तो इसमें 10% कमीशन है और ये मूल वैल्यू है, यानी मूलधन है, यानी मेन प्रिंसिपल आपको 100 है। आपको बोला आफ्टर, देखिएगा यहाँ पे 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कमीशन आपको चार्ज करने के बाद बोला गया है। तो ये जो अमाउंट है वह चार्ज करने के बाद है। तो इसे चार्ज करेंगे 10, इस पे भी तो 1/110 करेंगे। 10 इसमें ऐड कर देते हैं जब आफ्टर चार्जिंग आपको बोले नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट पे आपको बोलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग था तो कुछ नहीं करना। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, जो कमीशन था वह आफ्टर चार्जिंग के बाद देना था। तो कमीशन भी ऐड कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। समझ गए होंगे इसे कि 1/10/110 किस तरह से किए, इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको 4500 रुपया आ जाएगा। 44, 11, 55, 4500 रुपया कमीशन बाई को भी हम लोग देंगे। इसमें समझने वाली जो बात थी वह थी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग की जो बात है वहीं आपको समझने वाली बात थी। इसमें क्या थी? नेट, देखिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आपको बताना है ऑल कमीशन जब चार्ज करने के बाद बाई को 10% मिलेगा। तो ये जो 49,500 रुपये इस पर आफ्टर पहले से ही इसमें इंक्लूड है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कमीशन इंक्लूड के बाद आपको 10% लेना है। तो जैसे 10% को इस तरह से लिखे तो ये 10 है जो कमीशन है और ये मूल वैल्यू है। तो आफ्टर चार्जिंग तो 10 तो कमीशन लेंगे ही, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कर लेंगे कमीशन के बाद मूलधन में भी 10% जोड़ के हम लोग करेंगे। यानी इसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट। तो इसलिए आफ्टर चार्जिंग रहे तो उसे जो मूलधन है जो नीचे में जोड़ देंगे वो कमीशन का रेट को। सिंपल आप याद रखिएगा कि 10% बोले आपको 10% बोलता है तो 10% को हम इस तरह से बिन में लिखते हैं और आफ्टर चार्जिंग कहीं में भी रहे तो 10/1/10 लिख देंगे। नेट प्रॉफिट पे लिखा हो तो प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट पे निकाले थे। तो चलिए इससे हो गया इतना। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा
जोड़ न दीजिए। अगर ना समझ में तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको ये बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मैथ का लैंग्वेज इसमें है। तो मैथ को ये ध्यान रखना कि आफ्टर कमीशन बोले तो जो मूल में भी हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर के बाद ये कमीशन इसमें से हम लोग को निकालना रहता है। तो अब सारी चीज़ हम लोग देख लिए कि निकाल लिए एक्स का कमीशन, वाई का कमीशन। तो आपके पास अब प्रॉफिट इतना था 49,500। इसके बाद कमीशन और दे दिए तो फिर कमीशन घटा देंगे। आपको क्या बताना है, नेट प्रॉफिट बताना है। तो कमीशन हम लोग दे दिए, तो कमीशन देने के बाद आपके पास बच जाएगा 45,000 आपके पास ये बच गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एक्स एंड वाई में। आपको बताया था कि कमीशन शुल्क से पहले वर्ष का शुद्ध लाभ इतना है और एक्स एंड वाई के बीच का वितरण किए जाने वाले लाभ को बताएं। तो इतना हम लोग के पास अब प्रॉफिट बच गया। सारा चीज़ देने के बाद इतना नेट प्रॉफिट हम लोग के पास आया। इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। और किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्वेश्चन में कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट की बात नहीं की गई, किस अनुपात में से डिस्ट्रीब्यूट करना था। हम लोग इसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 45,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/2 में, हाफ हाफ दोनों को दे देंगे। तो 22,500 एक्स को मिलेगा 22,500 प्रॉफिट और वाई को अब मिलेगा 22,500। ये दोनों को आपको इस तरह से मिल गया। तो इसका जो ऑप्शन देखेंगे ई में है 22,500 और ये 22,500 रुपया है। ये जो ऑप्शन है वो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए है। हिंदी में जिन्हें है उनके ये लिखा हुआ, इन्हें समझेगा, 2 है। यही ऑप्शन है 22,500 22,500। सिर्फ इसमें आपको देखना था नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो इसमें करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। तो आपको तो बता ही दिया है कि 10% आपको कमीशन बोला, तो इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर आफ्टर कमीशन बोल दे तो 100 में 10 और जोड़ देते हैं आफ्टर कमीशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम टू बी अलाउड पार्टनर एडवांस लोन गिवन एज्यूमिंग द पार्टनरशिप डिड साइलेंट ऑन द मैटर। आपको बताना है कि अग्रिम यानी ऋण के लिए भागीदार से वार्षिक दर ब्याज की अनुमति दी जाती है, तो यह मानते हुए कि साझेदार विलेख चुप हो तो कितना। आपको बताना है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कहा गया है। क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। इससे पहले वाली भी क्वेश्चन देख लेते हैं किसमें पूछा गया। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था, CGPSB में। इससे सारी क्वेश्चन आप देखेंगे। ये भी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। तो सारी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे आपको कि किसी भी तरह की आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम लोग बना लेंगे। चलिए इसका आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन डीड में कुछ ना कहा गया हो तो कितना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका आप जवाब देंगे। हम इसका आपको उत्तर अब बताने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपको बताए थे इंटरेस्ट ऑन लोन आप याद रखिएगा। ये जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए इंटरेस्ट परसेंटेज जो है इंटरेस्ट के बारे में, चलिए इसका ऑप्शन आप कमेंट में ही बताएंगे 29 का। 30 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट पार्टनरशिप डीड ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी में विद्यमान नहीं होता। ऑप्शन परपेचुअस सक्सेशन और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्रिएशन बाय द एन एग्रीमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ऐच्छिक पंजीकरण एक समझौते के द्वारा और असीमित अवांछनीय उत्तराधिकार। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परपेचुअल जो सक्सेशन है वह पार्टनरशिप में नहीं पाया जाता। यह परपेचुअल सक्सेशन जो है वह कंपनी के एक विशेषता है। कंपनी की ये विशेषता है, नियमित चलते रहता है। उत्तराधिकारी परपेचुअल सक्सेशन जो है वह कंपनी की क्या है, फीचर्स है। कंपनी के अंतर्गत इसकी विशेषताएं आती है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 देखेंगे हम लोग। गुडविल आपको फाइंड आउट करना है। गुडविल में हम लोग 5 बजे जो आपकी क्लास है उसमें हम आपको पढ़ाएं, तो गुडविल फाइंड करेंगे साथ में मिलकर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
देखिएगा गुडविल ऑफ द फर्म एक्स एंड बाई वैल्यू एट द 30,000. It is the appearing the book rupees 12,000. Z admitted 1/4 share amount supposed to be bring for goodwill. आपको बताना है कि कितना अमाउंट जो Z है वो लेके आएगा अपने साथ। एक्स और बाई फर्म के ख्याति का मूल्य 30,000 रुपया। यह बही खाते में 12,000 रुपया लिखी गई है पहले से, ठीक। और जेड को 1/4 यानी बही में लिखी है, उसके बाद जेड को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो वह ख्याति के लिए कितना हिस्सा लाएगा, यानी जेड कितना गुडविल लाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 3,000, ऑप्शन नंबर बी है 4,500 और ऑप्शन नंबर सी है 7,500 और ऑप्शन नंबर डी है 10,500। तो इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे स्टूडेंट, आप इसका उत्तर बताएंगे। चलिए इसको हम अब सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको दिया हुआ है 30,000 रुपया वैल्यू है गुडविल का, जो यहाँ पे बताया गया कि 30,000 रुपया आपका वैल्यू ऑफ गुडविल है और 30,000 रुपया वैल्यू ऑफ गुडविल है। इसमें से 12,000 रुपया रिटर्न लिखा हुआ है, अपेयरिंग इन द बुक, अपेयरिंग करना है बुक में 12,000 रुपये। तो ये जो 12,000 रुपया हुआ जो ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं डिडक्ट कर देते हैं। तो आपके पास बच गया अब 18,000 रुपया। अब ये 18,000 रुपया गुडविल फर्म का अब बचा हुआ है 18,000 रुपये, तो ये 18,000 रुपये का 1/4 जो देंगे वह जेड देगा। जेड का जो हिस्सा क्या है 1/4 है, तो 18,000 का 1/4 आप निकालेंगे तो आपके आ जाएगा 4,500 रुपया। तो यही आंसर हो जाएगा 4,500 रुपये। इसमें ध्यान दीजिएगा गुडविल आपको 30,000 दिया हुआ था, तो ये ना कि 1/4 था, तो इसमें से हम लोग कर देंगे तो 7,500 आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका होगा वह बी हो जाएगा, क्योंकि जब ये पेयरिंग इन बुक करते हैं तो वह गुडविल जो है बुक में यानी फर्म की वैल्यू बुक में रिटर्न रह जाता और जो पार्टनर्स गुडविल लाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चलिए तो ये समझ गए कि जो आपके पास गुडविल दिया हुआ था और ये पेयरिंग बुक रहे तो उसे क्या करते हैं डिडक्ट करेंगे और जितना गुडविल जो निकल के आया उससे हम पार्टनर के जो नए पार्टनर के हिस्सा से डिवाइड करते हैं, क्योंकि टोटल गुडविल इतना है लेकिन जो पार्टनर जेड का जो हिस्सा मिलेगा वो 1/4 मिलेगा, तो गुडविल में भी वो 1/4 ये कंसिडर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 देखते हैं। राम एंड श्याम आर ए पार्टनर इन ए फर्म विथ कैपिटल 4,80,000 एंड 3,10,000 रिस्पेक्टिवली, यानी राम का जो कैपिटल है 4,80,000, श्याम का कैपिटल 3,10,000। दे एडमिट गणेश एज पार्टनर 1/4 शेयर के लिए गणेश को एडमिट किया गया। गणेश ब्रिंग 3 लाख एज हिज कैपिटल, कैपिटल के रूप में जो गणेश नया पार्टनर थे वह 3 लाख रुपये रहे। गणेश शेयर गुडविल वैल्यू, आपको बताना है गणेश का गुडविल में कितना शेयर होगा, कितना भाग होगा। ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है, आपका कमेंट आया था कि हिडन गुडविल फिर से बताया जाए। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है। तो कैपिटल आपको दिया हुआ है 4,80,000। हिडन गुडविल निकालने के लिए हम लोग सारी कैपिटल को एक जमा लिखते हैं, सारी कैपिटल को ऐड करेंगे और 3 लाख पे नए पार्टनर भी आए थे, इनका भी कैपिटल हम लोग लिखेंगे। तो अभी वर्तमान में सारी कैपिटल मिला के कितनी आपके पास पूंजी होना चाहिए फर्म का, इतना होता है 10,90,000 रुपये ये फर्म का पूंजी होता है। जो टोटल कैपिटल जो फर्म का पूंजी है 10,90,000 एट प्रेजेंट वैल्यू, किंतु अब जो नया पार्टनर आए थे गणेश, इनसे हम लोग कितना मांगे, गणेश से जो कैपिटल लाने के लिए बोले वह था 1/4 और 1/4 के लिए इन्होंने लाया 3 लाख रुपया। तो इनके कैपिटल के हिसाब से इनके मैंने परसेंटेज जो भाग लाए 1/4 के 3 लाख रुपये, तो टोटल कितना होगा इनके अनुसार से
फार्म का जो कैपिटल होगा, फार्म का कैपिटल होगा वह 3 लाख इंटू 4 हो जाएगा। इसे यहाँ गुना कर देंगे तो 1 का मान निकल जाएगा, यानी होल वैल्यू कितना आ जाएगा 12 लाख रुपया। इनकी पार्टनर जो गणेश पार्टनर जो है इनके शेयर के हिसाब से कैपिटल 12 लाख है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में कैपिटल कितना है 10,90,000 रुपये। तो एक्स्ट्रा जो भाग है वह गुडविल हो जाएगा। तो गुडविल कितना एक्स्ट्रा है, गुडविल आप घटा देंगे 12 लाख में से 10,90,000 रुपये आप घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा, चलिए घटा ही देते हैं सीधा, 12 लाख में से 90 तो 1,10,000 रुपये आपको गुडविल फाइंड आउट हो गया। ध्यान दीजिएगा, गुडविल हिडन गुडविल किस तरह से निकलता है, टोटल कैपिटल एक जगह जोड़ देते हैं और नया पार्टनर को जो कैपिटल लाए हैं उसका जो हिस्सा है उसके अनुसार से हम लोग प्रेजेंट टाइम का फर्म का कैपिटल निकालते हैं और दोनों में जो डिफरेंस होता है वही गुडविल होता है। तो गुडविल हम लोग कितना फाइंड आउट कर लिए 1,10,000 रुपये। 1 लाख कितना फाइंड आउट किया है 1,10,000 रुपये हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। और जो हिस्सेदारी गुडविल टोटल गुडविल इतना गुडविल का वैल्यू 1,10,000 रुपये। तो गणेश का हम लोग गणेश का गुडविल का वैल्यू कितना होगा 1,10,000 रुपये टोटल फार्म का है, तो गणेश का 1/4 हो जाएगा। तो इसे आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास बचेगा, भाग दीजिएगा 4 दूनी को 8 और 3 7 चौके 28 और 20 और ये 00, यानी 27,500 रुपया गणेश का गुडविल निकलेगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। फिर से हम आपको दोहरा दें, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 27,500 रुपये। चलिए देखते हैं, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि राम एवं श्याम का कैपिटल है 4,80,000 और 3,10,000 रुपये। गणेश नया पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और इनका कैपिटल 3 लाख रुपया है। तो प्रेजेंट जो कैपिटल तीनों पार्टनर का है वो कितना है, वो है 10,90,000 रुपया, यानी फार्म का कैपिटल कितना है 10,90,000 रुपया एट प्रेजेंट टाइम जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और नया पार्टनर जो आपके पास गणेश आए थे वह 1/4 शेयर के लिए 3 लाख रुपये लाए। तो इनके अनुसार से नया पार्टनर के अनुसार से कैपिटल कितना होगा, नया पार्टनर के हिसाब से कैपिटल हो जाएगा 12 लाख रुपया। जैसे देखते हैं ये 12 लाख रुपया, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले 100 रुपया आपके पास है और इसका 1/4 शेयर आपको निकालने के लिए बोला कि 1/4 शेयर कितना हो जाएगा। तो आप सीधे कर लेते हैं 100 का 1/4 इजकल टू 25, ठीक। और ये तो आपको निकाल लिए, ठीक। और आपको बोला गया कि 1/4 शेयर के लिए आपके पास 25 रुपया है, तो पूरा कितना शेयर होगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ इसको गुना कर देते हैं, 25 × 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपया। वही ये भाग जो 100 रुपया हम लोग यहाँ से निकाले, 1/4 शेयर अगर दिया हुआ है कि 1/4 इजकल टू 25 है तो होल वैल्यू कितना हो जाएगा वह 100 हो जाएगा। इसी तरह से 3 लाख रुपया था 1/4 के लिए, तो होल वैल्यू कितना हो जाएगा कैपिटल वह 12 लाख रुपया हो जाएगा। और फिर जो डिफरेंस आएगा वहीं हिडन गुडविल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वहीं हिडन गुडविल का जो भाग जो गुडविल निकाले उसका परसेंटेज गणेश के रेशियो 1/4 है, उस हिसाब से गणेश का ख्याति आपको पूछा गया था, तो उससे हम लोग उनके हिस्सा से जो परसेंटेज है उनको हिस्सा निकाल लेते हैं। 17,500 रुपया आया। इस तरह से हम इसे निकाल लिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करें, हम आपको हिडन गुडविल नेक्स्ट क्लास में भी आराम से बताएंगे। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, अमाउंट ड्यू टू आउट गोइंग पार्टनर इज शोइंग इन द बैलेंस शीट एज हिज। आपको बताना है कि बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाएगी उसके लायबिलिटी, ऑप्शन बी एसेट्स, ऑप्शन बी कैपिटल और ऑप्शन डी लोन में। आपको बताना है कि यदि कोई साझेदार फर्म से बाहर जाते हैं और उनका जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसे आप पे नहीं करते हैं तो बैलेंस शीट में वह कहाँ दिखाई देगा।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह जो दिखाई देगा वह लोन के भाग में आपको दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? लोन के रूप में आपको ये दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाहर जाने वाले साझेदार को यानी आउट, फर्म से बाहर आउट कर देना, यानी उनकी हिस्सेदारी खत्म होगी तो उनकी जो बैलेंस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हम बैलेंस शीट में उसे लोन के रूप में दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ए एंड बी आर एक फर्म में 3 एंड पार्ट 2 में एक साझेदार है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, रेशियो 3:2 है। सी परवेश, सी एडमिटेड प्रॉफिट 1/5। सी जो प्रवेश करते हैं 1/5 भाग के लिए और वह 10,000 रुपये पूंजी लाते हैं तो बी का समायोजन पूंजी बताएं। आपको बी का जो समझ नया पूंजी आपको बताना है। यहाँ पे इंग्लिश वाले देखेंगे ए एंड बी आर ए पार्टनर इन ए फर्म 3:2 रेशियो इनका। सी एडमिटेड 1/5 शेयर इन द पार्टनरशिप। ही बाउट 10,000 एज कैपिटल, कैपिटल के रूप में 10,000 लाते हैं तो बी एडजस्टमेंट कैपिटल आपको बताना है। न्यू बी का कैपिटल, न्यू कैपिटल आपको बताना है। चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको कहा गया कि बी का नया पूंजी आपको बताना है तो 1/5 शेयर के लिए इनका है तो ए का जो परसेंटेज आपको बताए थे वह दिया हुआ है 3/5 भाग और बी का दिया हुआ है 2/5 भाग। वहीं पे सी आए हैं 1/5 शेयर के लिए तो सी आए हैं 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए दे दिए। ये तो ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ था और सी नया 1/5 लिए तो रिमेनिंग पार्ट कितना? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/5। ये क्लास में आपको बताए थे तो आपको रिमेनिंग भाग बच जाएगा 4/5। अब ये रिमेनिंग पार्ट जो है वह ए एंड बी अपने ओल्ड रेशियो में ही लेंगे यानी सेक्रीफाइस करेंगे। 1/5 देने के बाद जब 1/5 सेक्रीफाइस कर दिए जो शेष भाग बच गया हुआ ए एंड बी अपने अनुपात में बांट लेते हैं तो ए एंड बी बांटेंगे तो इंटू 4/5 को 3/5 में ये अपने आप में बांट लेते हैं तो 12:25 और ये बांटेंगे 2/5 इनके पास रेशियो था और रिमेनिंग बचा हुआ था तो 4/5। यहाँ पे आपको इनका भी रेशियो दिया हुआ है तो 4:20 8:25 न्यू रेशियो इनका आ गया। ये नया रेशियो हम लोग फाइंड आउट करें। नया रेशियो आप निकालने के लिए जानते होंगे, क्लास में हमने डिटेल में से पढ़ाए थे। और ये 1/5 है तो इसे भी बेस सबको समान करेंगे तो ये आ जाएगा 5/25, ये भी आ जाएगा। तो रेशियो नया रेशियो जो आपको निकल गया 12:8:25। अब आपको बताना है बी का समायोजन पूंजी, नया पूंजी कितना होगा आपको बताना है। चलिए अब फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। ए का पूंजी था 1/5 इज इक्वल टू, यही है 1/5 इज इक्वल टू 10,000 जैसे पिछली क्वेश्चन में आपको बताया तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000 रुपये, यानी पूरा फर्म का नया कैपिटल 50,000 रुपया आपके पास आ गया। कितना आ गया? 50,000 रुपया। अब जो नया फर्म का टोटल 50,000 रुपया नया जो पूंजी है वह 50,000 रुपया और इस 50,000 रुपये का आपको बी का समायोजन पूंजी बताना है। तो बी का नया हिस्सा कितना है? 8/25। 8/25 ये हम लोग निकाल लेंगे काट के तो ये 16,000 आ जाएगा। क्वेश्चन को समझे? नहीं समझे? चलिए फिर से हम आपको बताते हैं। आपको दिया हुआ था कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो ये दिया हुआ था 3:2। इसे बिन में हम लोग लिखने के लिए आपको क्लास में बताए थे किस तरह से जिनका रेशियो है उसे लिखते हैं और नीचे जोड़ देते हैं, इस तरह से इनका लिख लिया। और एक पार्ट जो नया पार्टनर, ये न्यू पार्टनर आपके सामने है, न्यू पार्टनर सी है, 1/5 शेयर ही ले लिए। क्या कर लिए? 1/5 शेयर ले लिए तो बचा क्या? फर्म के पास बच जाएगा 4/5। अब ये 4/5 आपको बच गया वो बी एवं सी में हम लोग बांट देंगे। बी एवं सी को दे देंगे उनके अपने अनुपात रेशियो में, तो ये हम लोग उनको दे दिए तो इनका नया अनुपात ये आ गया और इन बी का अनुपात ये आ गया जब दे दिए तब।
अब नया अनुपात आ गया तो आपको पूछा था बी का पूंजी बताना है, नया पूंजी। तो नया पूंजी 1/5, सी जो नया पार्टनर थे वह 1/5 इक्वल टू 10,000 लाए। तो टोटल इनके अनुसार से निकालेंगे, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, हुआ 50,000 रुपये का टोटल कैपिटल हो गया। अब टोटल कैपिटल 50,000 रुपया है, तो टोटल कैपिटल में इस बी का परसेंटेज जो रेशियो आपको है, बी का जो हिस्सा हुआ 8/5 है, तो 8/5 निकाल लेंगे 50,000 में से, तो ये 16,000 रुपया आपको आ गया। यही आपको फाइंड आउट करना था कि नया कैपिटल बी का क्या होगा, वह 16,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। अपने ग्रुप में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है पढ़ाने में, और क्योंकि आपको स्टडी हम करा ही रहे हैं इसलिए कि आपकी सफलता प्राप्त हो, तो स्टूडेंट रहेंगे तब पढ़ाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 36 आपके लिए ये होमवर्क के रूप में। ये देखिए पीजीटी 2010 में आपको पूछा गया था, ये आप लाभ हानि विभाजन आप बताएंगे इसे। आपको ये होमवर्क के लिए राजा और राम साझेदार थे, लाभ हानि परसेंटेज अनुपात आपको 3:1 दिया हुआ। अशोक को लाभ में 1/5 भाग के लिए फर्म में, तो नया अनुपात आपको बताना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे राजा एंड राम आर ए पार्टनर, राम आर ए पार्टनर 3:1 रेशियो रिस्पेक्टिवली। इनकी जो रेशियो 3:1 दिया हुआ है। अशोक गेट, फिर लिखेंगे अशोक गेट 1/4 शेयर इन ए फर्म एज ए न्यू पार्टनर। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताना है, कैलकुलेट करके कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताना है। देखिए राजा एवं राम का आपको दिया हुआ था 3:1 और अशोक जो आ गए नया पार्टनर 1/4 के साथ, तो आपको बताना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 आप कमेंट करेंगे और ये मैं अगली क्लास में इसका उत्तर दूंगा, जिससे पता चले कि कितने स्टूडेंट आप क्वेश्चन को देख पाते हैं लास्ट तक। आज के लिए क्लास हम यहीं रखते हैं और ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें।